अभी तक हम क्या बता रहे थे कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण तुर्कों का आज से मोहम्मद गजनवी के पर आक्रमण देता है। हाँ, मुस्लिम आक्रमण में एक अरबवासियों ने किया पहली बार, और दूसरा तुर्कों ने। अरब में हमने किसको पढ़ा? मीर कासिम को पढ़ा। और इधर तुर्कों में आज हम देखेंगे महमूद गजनवी और किसको देखोगे? मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी तो सर आप बता चुके शुरू किए थे ना? यस सर, महमूद और ये आइए इसका आक्रमण देखते हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं। महमूद गजनवी, देखिए भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियां तो बता दी गई थी। यस सर। भारत की क्या रही? यस हेडिंग क्या पड़ेगी? डाल दीजिए भारत पर महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण 1001 से 1027 तक। 1001 से 1027। तो कहा जाता है कि महमूद गजनवी जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और ये कहते कौन है? एक अंग्रेज इतिहासकार है हेनरी इलियट के द्वारा कहा गया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिए 999 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण किए। हेडिंग नहीं डालेगा भैया? चलिए संजीवी लिखा है, संसानी लिखा है, क्या लिखा है? संसावी ठीक तो है। संसावी वंश, यामीनी वंश, संसबानी कहते हैं, कहीं कहीं संसबानी, कहीं कहीं इसलिए ही मिला संसबानी वंश, यामीनी वंश और संसबानी वंश। तो देखिए 999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी की सिंहासन पर बैठा, 999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी के सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमणों का वर्णन किया है। महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमणों का वर्णन किया है। मोहम्मद पढ़ा दिया। यस हाँ, हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है। पहला आक्रमण देखिए,
पहला आक्रमण का इस पर हुआ लंदन किया है सर हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमणों का वर्णन किया है। भारत पर 17 बार आक्रमणों का वर्णन किया है। पहला आक्रमण किए 1021 ईस्वी, प्रथम आक्रमण 1021 सर 27 है, 27 वर्ष में 17 किए, 27 वर्ष में सर 17 किए। नहीं सर, ये करेंगे लोग क्या 17वां आक्रमण दिखाएंगे? 17 के 17 दिखाएंगे? हाँ बता दें, यस सर, जरा जरा से कीजिए तभी तो क्लियर होगा। यस सर, या कहिए ऐसे बता दें। नहीं, बता दीजिए। देखिए, महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती नगरों पर किया। जहां उसे विशेष सफलता नहीं मिली। बस जरा जरा समझिए। दूसरा आक्रमण, दूसरा देख लीजिए। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 ईस्वी के बीच में। सर एक ही नहीं समझ में आई, जैसे गद्दी पर बैठा तो इसने प्रतिज्ञा क्यों ली कि मतलब भारत पे ही आक्रमण करें? हाँ बता रहे हैं। उसने जो है, क्योंकि इनका काम क्या था, हम कभी बताए थे ना, धर्म का प्रचार करना और धन की प्राप्ति करना। जब इनको जो है अमीनुल्लाह कल दिखाए थे, कौन सी पदवी मिली? यामुद्दौला, और एक पदवी और कौन सी दी गई थी बताओ? तभी उसने जब उसको खलीफा ने ये पदवियाँ दी, यानी कि धर्म का रक्षक, तब उसने यही शपथ लिया कि हम भारत पर, क्योंकि भारत की सीमा से जुड़ा हुआ था ना, और भारत पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, इसलिए इसने यह प्रतिज्ञा की कि हम भारत पर, चूंकि अरबों ने भारत पर आक्रमण करके एक रास्ता खोल ही दिया था, इसलिए इसने यह प्रतिज्ञा की कि हम भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने का हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था और साथ ही धन की प्राप्ति करना था। और उस समय चूंकि भारत संपन्न राष्ट्रों में से एक था, और उसके जो यार शाही वंश ये सब बड़े धनाढ्य हुआ करते थे। देखिए, अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक, अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी राजधानी बहिंद, या इसी को भटिंडा भी कहते हैं, बहिंद या भटिंडा, उसकी राजधानी बहिंद पर अधिकार कर लिया। तो ये जयपाल को कई बार जो है इस तरह से बेइज्जत किया और अपमानित किया, पराजित किया। तो आगे देखिए, जयपाल ने इस पराजय के अपमान को सहन नहीं कर सका और आत्मदाह कर लिया। दाह मतलब अग्नि में जल गया और आत्मदाह कर लिया। बस ज़्यादा नहीं है। तीसरा आक्रमण यही पूछा जाता है, इस शासक ने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। कौन? जयपाल। तीसरा आक्रमण देख लीजिए 1004
1040 में। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक बाजरा को दंडित करने के लिए बाजरा किसके शासक उच्च के शासक बाजरा को दंडित करने के लिए बाजरा या बाजरा कहने बाजरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। भय के कारण बाजरा सिंधु नदी के किनारे भागा। भय के कारण बाजरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने के लिए भागा। सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा आत्महत्या करने वाला शासक था बाजरा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। चौथा में लिख लीजिए। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी। चौथा में 1005 में गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। मुल्तान पर किया था। चौथा दाऊद 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया या आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया। भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद उसका लड़का हुआ था ना आनंदपाल, फिर त्रिलोचन पाल। भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने के लिए वादा किया। आनंदपाल को पराजित किया और अंत में दाऊद को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने के लिए वादा किया। अंत में दाऊद को पराजित कर अधीनता स्वीकार करने के लिए वादा किया। अधीनता स्वीकार करने के लिए वादा किया। पांचवा में लीजिए। पांचवा आक्रमण 4 हो गए ना। 1007 ईस्वी। पंजाब में ओहिंद पर ये देखिए लिख दे रहे हैं। ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। हाँ, सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। हाँ, और उसे नौसा साल कहा जाने लगा था। नौसा साल पूछा गया सवाल। सुखपाल का मुस्लिम नाम क्या था? नौसा साल। जब इसमें जो है
इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो इसका नाम नौसा शाह पड़ गया। नौसा शाह कहाँ जाने लगा था? 1007 ईस्वी में शिवपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी 1007 ईस्वी में शिवपाल यानी नौसा शाह ने अपनी अधीनता की जुआ उतार कर फेंक दी। हाँ, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। फिर वही होना था जो होना था। हाँ, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौसा शाह को बंदी बना लिया। महमूद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया, ओहिंद पर आक्रमण किया और नौसा शाह को बंदी बना लिया। छठा देख लीजिए। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी। और साथ करें एक टाइम लिखाई। अब ये नौसा शाह वाला सवाल पूछा गया है, नेपाल वाला सवाल पूछा गया, तो जरा छठा ईस्वी। हाँ, लेकिन महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में पहले आनंद पाल को पराजित किया, बाद में इसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी में स्थित कांगड़ी बता रहे हैं, कांगड़ी पहाड़ी में स्थित नागरकोट पर आक्रमण किया। बहुत पैसा यहाँ से मिलता है। नागरकोट पर आक्रमण किया। पूछा गया सवाल है। कांगड़ी पहाड़ी उत्तराखंड में, गुरुकुल कांगड़ी सुने? रुड़की वगैरह वहीं पे है। हाँ, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है गुरुकुल कांगड़ी। हाँ, प्राच्य विद्या का केंद्र रहा। दयानंद सरस्वती के बाद जो है 2 ग्रुपों में बढ़ गया था, परमहंस और प्राच्य। तो वो प्राच्य शिक्षा का केंद्र है। और हमारा एक बार विशेष वहाँ सेंटर भी खुला था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। मोहब्बतें फिल्म देखें? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहाँ शूटिंग भी हुई। तो वहाँ हमको जाने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड विशेष लेने गए थे। बात वही सेंटर था, उसी यूनिवर्सिटी में। आगे इसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी में नागरकोट पर आक्रमण किया। नागरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। ये याद रखिएगा। 1008 में कांगड़ी यानी नागरकोट के किले को इसमें जीता था, पूछा गया था। क्योंकि यहाँ धन की प्राप्ति हुई थी उसको, तो बहुत इम्पोर्टेंट उसके लिए हो गया था। क्योंकि धन उसके लिए बहुत मायने रखता था। तो धन और धर्म के लिए ही वह बार बार आक्रमण कर रहा। आगे देखिए 7वां सर पढ़ाई के दूर के लिए आता है। 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी। 1009 ईस्वी 7वां आक्रमण 1009 ईस्वी। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। अलवर मतलब राजस्थान पहुंचाया।
अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। नारायणपुर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। आठवां लिख लीजिए। आठवां आक्रमण ये 10-10 ईस्वी में। आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। दूसरी बार मुल्तान को गया था। आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहां का शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासन को सदा के लिए हस्तगत कर दिया। वहां का शासक दाऊद को पराजित कर मुल्तान के शासन को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। नवा देख लीजिए। सल्तनत काल में नवा 1013। सर इससे पहले जो चौथा था उसमें भी तो मतलब दाऊद को पराजित किया मुल्तान में। हाँ, मुल्तान में फिर से नवा आक्रमण अपने नए अभियान के अंतर्गत गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर, हाँ, थानेश्वर पर आक्रमण किया। अपने नए अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। थानेश्वर अर्श की राजधानी भी रही ना। 10वां देखिए। 10वां आक्रमण 10-13 सब में सर जीतते ही चिल्ला। 10वां आक्रमण में 13 में हुआ था। 13 में ही हुआ। 9वां और 10वां दोनों 13। अरे वहां से चलता था तो सबको बटोरते हुए चलता था ना। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि आक्रमण करता था, वहीं रुक जाता था कि फिर दोबारा चला जाता था। चला जाता था, बार-बार आक्रमण करता था। अपने घर से तो बार-बार आता था। धन लूट कर एक बार पहुंचा आता था, फिर ऊर्जा एकत्रित करता था, फिर आक्रमण करता था। उसको बड़ा आनंद आता था भारत में आक्रमण, क्योंकि हर बार उसको माल असबाब हाथ लगता था। 13 में देखिए 10वां आक्रमण। 10वां आक्रमण नंदा शाह पर किया। 10वां आक्रमण नंदा शाह पर किया। वही सोमनाथ ज्यादा चर्चित है। हाँ, नंदा शाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदा शाह को अपनी नई राजधानी बनाया था। स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। अपनी नई हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदा शाह को अपनी नई राजधानी बनाया था। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था, उसका पुत्र त्रिलोचन पाल था। नंदा शाह का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल वहां से भाग कर कश्मीर में शरण लिया। त्रिलोचन पाल वहां से भाग कर कश्मीर में शरण लिया। और जब भाग गए तो वही लूटपाट, तुर्कों ने नंदा शाह में लूटपाट की। 11वां आक्रमण देखिए। में 11वां आक्रमण
यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था। यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था। भीमपाल के विरुद्ध था। विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। भीमपाल भी पराजित हुआ। भीमपाल भी पराजित हुआ। 12वां आक्रमण देख लीजिए 1020 में, 1018 में। 12वां आक्रमण 1018 में, 1018। 12वें अभियान में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण 12वां था, याद रखिएगा आपके पड़ोस में। कन्नौज पर आक्रमण किया 1018 का। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक कुलचंद्र या कुलाचंद्र या बुलाचंद्र नाम मिलता है, ये पूछा गया था। कुलचंद्र लिख लीजिए। महावन ये आपके मथुरा में पड़ता है। बुलंदशहर में हरदत्त को पराजित किया हो गया ना। हाँ, उसने महावन के शासक महावन, ये भी पूछा गया था। मथुरा, महावन मथुरा वृंदावन भी लुटा था ना, क्योंकि यह मंदिरों का शहर था और मंदिरों में क्या अपार धन संपदा होती, वही वह टारगेट करता था। बात समझ रहे हैं? तभी तो सोमनाथ तक हो गया। हाँ, महावन के शासक कुलचंद्र पर आक्रमण किया। आगे 1019 में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। 1019 में उन्हें पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। जहाँ का शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये स्टोरी, इसका 12वां आक्रमण बड़ा इम्पोर्टेंट है। लिखिए, राज्यपाल, यहाँ का शासक राज्यपाल, यानी 1019 में उन्होंने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो इधर चंदेल थे, ये लोग सब इसके विरुद्ध हो गए कि कम से कम युद्ध करते, भले युद्ध में आप पराजित हो जाते, बिना युद्ध किए ही आपने हथियार डाल दिया। राज्यपाल द्वारा इस तरह आत्मसमर्पण से, लिखिए सवाल पूछें, राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से, राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। विद्याधर,
राजपाल को मार डाला। 13वां लिख लीजिए। बहुत छोटा त्रिकाल है। 13वां 1020 इस अभियान में उसने बारी बुंदेलखंड किया। 13वां लिखिए। इस अभियान में उसने बारी बुंदेलखंड किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां 1021 इस आक्रमण के दौरान गजनवी ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। गोंडा विवश होकर संधि कर ली। 15वां देखिए 1024 इस अभियान में गजनवी ने लोदोर यानी जैसलमेर। 15वां लिखिए 1024 इस अभियान में गजनवी ने लोदोर यानी जैसलमेर लोदोर जैसलमेर चिकलोदर ये गुजरात में पड़ता है। चिकलोदर गुजरात तथा अनहिलवाड़ा ये कहाँ पड़ेगा? अनहिलवाड़ा गुजरात। चिकलोदर गुजरात तथा अनहिलवाड़ा गुजरात पर विजय स्थापित की। ये भी गुजरात में था। 16वां आक्रमण 1024 1025 16वां लिख लीजिए 1025। हाँ 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। अरे गुजरात में तो 24 में प्रवेश ही कर गया था। कहीं कहीं 24 में मिलता है। सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां की प्रसिद्ध मंदिर को छोड़ दिया। सोमनाथ मंदिर उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहां की प्रसिद्ध मंदिर
सोमनाथ को छोड़ दिया तथा अपार धन की प्राप्ति की। अपार धन की प्राप्ति की। तो यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर स्थित था और अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध भी था। अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो समुद्र के किनारे स्थित था और अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग, और स्लो बोलेगा, नो सर। हाँ, इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों, बहुत कुछ है ही नहीं, 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। हाँ, पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। क्योंकि जब यह लूट कर जा रहा था, अंतिम आक्रमण था। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। 17वां आक्रमण देखिए। तो जब यह जा रहा था माल अस्पताल देखकर, तो जाटों ने इसको बहुत परेशान किया। कहा रुको, फिर आपकी भी हम खबर लेंगे। 17वां आक्रमण देख लीजिए। हाँ, 1027 यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए, जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। अब नीचे लाइन से लिख लीजिए। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। धन की प्राप्ति। वह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। कहते हैं ना, शिवलिंग जो चकमक पत्थर लटक रहा था, उसको तोड़कर कहाँ ले गया? सोमनाथ मंदिर तो जामा मस्जिद गजनी की सीढ़ियों पर लगा दिया। इस तरह की तमाम कहानियां हैं। मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद की सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे
सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहे हैं। महमूद के भारत आक्रमण के समय उसके साथ, महमूद के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासविद आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, ये सब जानकारी थी। एक बार यही पूछ लिया था किस चीज की जानकारी। इतिहासविद, गणितज्ञ, खगोलवेत्ता, इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञाता तथा किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी भारत आया, तथा किताबुल हिंद का लेखक, एक ही लाइन में सब कुछ कवर है, तथा किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी, अल-बरूनी ये लिख दे रहे अल-बरूनी इसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। खूब पूछा जाता है सवाल, किताबुल हिंद भी पूछा जाता है। इसी का एक नाम तहकीके हिंद भी था, किताबुल हिंद का। हाँ, भारत आया। अल-बरूनी महमूद का दरबारी कवि था, अल-बरूनी महमूद का दरबारी कवि था। हाँ, वही किताबुल हिंद आता है कि हिंद पुस्तक में उसने भारत का विवरण लिखा है। दरबारी कवि था, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक में उसने भारत का विवरण लिखा। तहकीके हिंद लिख लीजिए या किताबुल हिंद, ये लिख दे रहे हैं। तहकीक ए हिंद ऐसे लिखा जाए। तहकीकात किया था ना हिंदुस्तान के बारे में। हाँ, लिखिए आगे। पुस्तक में उसने भारत का विवरण लिखा। इसके अतिरिक्त इतिहासकार कुतुबी ये इतिहासकार था। कुतुबी इतिहासकार कुतुबी कहाँ लगाएगी? तारीखे सुबुक्तगीर का लेखक बैहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीर, इसी का लड़का तो ये था ना, कल पढ़ाए थे। तारीख ए सुबुक्तगीर का लेखक बैहाकी, ये सब इसी के साथ आए थे। सुबुक्तगीर का लेखक बैहाकी भी उसके साथ आए। तो अब क्या कौन आए भाई, देख लीजिए। अल-बरूनी साहब, कुतुबी और ये बैहाकी, आगे और सारे लोग हैं उसके साथ आए। बैहाकी को इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की है। पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की है। पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की। पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, शाहनामा
जहाँ से सवाल बनते हैं उसको काट फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी, कामा लगाते जाइए। फारस का कवि पुजारी, कामा लगा दीजिए। फारस का कवि पुजारी, पुजारी, पुजारी नहीं पुजारी, पुजारी, कामा खुरासानी विद्वान तुसी, खुरासानी विद्वान तुसी, खुरासान को थे, खुरासानी विद्वान तुसी, 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 महान शिक्षक और विद्वान उनसुरी, महान शिक्षक, शिक्षक और विद्वान उनसुरी, उनसुरी, महान शिक्षक और विद्वान उनसुरी, हाँ, विद्वान असजदी और फारूकी, आज उसके दरबारी कवि थे। विद्वान असजदी और फारूकी, विद्वान असजदी और फारूकी, फारूकी, असजदी और फारूकी आज उसके दरबारी कवि थे। आज उसके दरबारी कवि। तो अब देखिए महमूद गजनवी के बाद उत्तराधिकार, उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युग हुआ। उत्तराधिकार में इस्माइल और मसूद, उसके दो पुत्र थे। इस्माइल छोटा था, उसने जो है ज़्यादा जो था इस्माइल को देना चाहता था जिम्मेदारी, तो दोनों में युद्ध हुआ। बाद में मसूद विजयी होता है, जो 10 से 30 से 10 से 40 तक शासन करता है, 10 से 30 में मर जाता है। तो इस तरह से महमूद गजनवी का यानी तुर्कों का आक्रमण जो हुआ था वो आपका समाप्त होता है। अगर लिखना चाहते हो तो महमूद के उत्तराधिकारी जरा सा लिखो, इसके बाद हम गोली पे आ जाते हैं। आप सोचना से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 1 घंटा है ना? नहीं सर, 22 मिनट। अच्छा, 5:30 हम सुने। महमूद की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए हुए युद्ध में लिख लीजिए उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी महमूद के उत्तराधिकारी, महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी। महमूद की मृत्यु के बाद महमूद की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए, उसके पुत्रों में गद्दी के लिए हुए युद्ध में महमूद की विजय हुई। हुए युद्ध में महमूद की विजय हुई। सर महमूद तो अमरूद सॉरी मसूद, 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 सॉरी मसूद, मसूद की विजय हुई। मसूद, महमूद नहीं मसूद। महमूद की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए हुए युद्ध में मसूद की विजय हुई, जो 10 से 30 से 10 से 40 तक शासन किया।
हाँ, मसूद यद्यपि योग्य शासक था, किंतु अंत में वह सल्जूक तुर्कों से परास्त हुआ। सल्जूक तुर्कों से परास्त हुआ। सल्जूक तुर्कों से वह परास्त हुआ। ज्यादातर किताबों में महमूद गजनवी की बात नहीं मिलता, तो ये जरा सा हमने आपको बता दिया कुछ हट के। हाँ, सल्जूक तुर्कों से परास्त हुआ। उसके सरदारों ने विद्रोह करके उसे उसके अंधे भाई अंधा भाई, अपने भाई को अंधा कर दिया था ना, अंधे भाई को सौंप दिया, जिसने उसका वध करा दिया। इस्माइल महमूद दिन मिलता है इसका नाम, अंधा जो था, जिसने उसका वध करा दिया। बहुत पढ़ रही है कहानी। परंतु शीघ्र ही मसूद के पुत्र मादूद ने, मसूद का पुत्र था मादूद, मादूद ने पुनः अपने पिता की गद्दी प्राप्त कर ली। ऐसे साथ में पुनः अपने पिता की गद्दी प्राप्त कर ली। क्योंकि वह अंधा था तो अपने पुत्रों को वह बैठा दिया था। उसके पुत्रों को यानी अपने चचेरे भाइयों को मादूद ने हटाकर पुनः अपने पिता की गद्दी प्राप्त कर ली और स्वयं सुल्तान बन गया। अब देखिए, इसके समय से ही गजनी की शक्ति क्षीण होने लगी, और जब शक्ति क्षीण होने लगेगी तो निश्चित तौर पर उसका स्थान कोई और शक्ति लेगी। देख लीजिए, उसके समय से गजनी की शक्ति क्षीण होने लगी, आंतरिक संघर्ष शक्ति क्षीण होने लगी। ऐसे लिख लीजिए, इसके समय से शक्ति क्षीण होने लगी, आंतरिक संघर्ष और एक के बाद एक अयोग्य शासक गजनी वंश की दुर्बलता के कारण बने। आंतरिक संघर्ष और एक के बाद एक अयोग्य शासक, कई अयोग्य शासक आते रहे। गजनी की शक्ति की दुर्बलता के कारण बने। अयोग्य शासक गजनी वंश की दुर्बलता के कारण बने। इसके अतिरिक्त अब यहीं से शुरुआत करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में दो नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। मध्य एशिया में दो नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह दो नवीन शक्तियां कौन कौन थी लिख लीजिए। ख्वारिज्म वंश और गौर वंश। ख्वारिज्म वंश और गौर वंश। इसमें जो है अंत में उभर कर यही गौरी यानी गौर वंश आता है। ख्वारिज्म वंश और गौर वंश। सल्जूक तुर्कों ने गजनी वंश की शक्ति को तोड़ दिया। सल्जूक तुर्कों ने, ये लिखे सल्जूक तुर्कों ने गजनी वंश की शक्ति को तोड़ दिया, जिसका लाभ ख्वारिज्म वंश ने पश्चिम में,
जिसका लाभ ख्वारिज़्म वंश ने पश्चिम में, ख्वारिज़्म वंश ने, ये लिखें, ख्वारिज़्म वंश ने पश्चिम में और गौर वंश ने पूर्व में उठाया, और गौर वंश ने पूर्व में उठाया, यानी ये गोरी भारत में चले आए, ये पश्चिम की तरफ अपना विस्तार करे। गौर वंश ने, कैसे बोल रहे हैं, उसका लाभ ख्वारिज़्म वंश ने पश्चिम में और गौर वंश ने पूर्व में उठाया, यानी पूर्वी दिशा में इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, और पश्चिमी दिशा में ख्वारिज़्म वंश के तुर्कों ने अपने राज्य का विस्तार किया। अंत में गौर वंश ने महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारियों से गजनी छीन लिया। अंत में गौर वंश ने महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारियों से गजनी को छीन लिया। और उसे बर्बाद कर दिया, छीन लिया। गजनी वंश के शासक को पंजाब में शरण लेनी पड़ी। गजनी वंश के शासक को पंजाब में शरण लेनी पड़ी। इस वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो हुआ। मलिक खुसरो, ये जरूरी। इस वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो हुआ। जिससे मोहम्मद गोरी ने पंजाब को भी छीन लिया। जिससे मोहम्मद गोरी ने पंजाब को भी छीन लिया। इस प्रकार से देखिए, गजनी वंश के शासक न केवल मध्य एशिया में ही असफल रहे, वरन भारत में भी जो उनकी अपनी शक्ति थी वह दृढ़ न रख सके। इस तरह से गजनी वंश खत्म हो जाता है। उसकी दुर्बलताओं का लाभ उठाकर जो राजपूत थे भारत में, वह उठ खड़े हुए और कुछ प्रदेशों पर को मुसलमानों ने छीन लिया। और उनके अंतिम शासक मलिक खुसरो की मृत्यु मोहम्मद गोरी की कैद में 1192 ईस्वी में हो गई। 1192 ईस्वी में टोटल यामिनी वंश खत्म हो गया। ठीक, लिखना हो तो लिख लो। उनके अंतिम शासक खुसरो शाह की मृत्यु मोहम्मद गोरी की कैद में 1192 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद गोरी ने वहाँ गजनी से भी बेदखल किया था और पंजाब से भी बेदखल कर दिया। आइए लिखते हैं, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। अगर आप लोगों को लिखने में ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो ऐसे ढांचा बनाते बताते चलेंगे। नहीं तरह से लिख लीजिएगा। लिख रहे हैं तो जैसे चला ठीक है ना, बहुत शार्ट लिखा है, आप पढ़ेंगे तो हरा हो जाएगा। शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। शिहाबुद्दीन, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसके बारे में तो आप लोग सुने ही हो, मूवी भी देखेंगे। हाँ, मूवी भी देखेंगे। उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया।
उसके युद्ध तो ये संस्कृति वंश का था। एक चीज लिख लीजिए, कभी कभी तुर्कों के आक्रमण का क्रम पूछता है। एक लाइन कहीं स्टार बना के लिख लीजिए ऐसे, ये कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे लिखिए, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन आया? ये 711-12 में आया था, जो पहली डेट है वही दे रहे हैं। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुगुप्त 986 में, सुगुप्तगीर 986। उसके बाद कौन आया? महमूद गजनवी 1001, महमूद गजनवी। उसके बाद कौन आया? महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी आया। कब आया? इसका सुबह 1175 से ही कर दिया, 1175। उसके बाद चंगेज खां आया, चंगेज खां, सब पढ़ाएंगे बेटा। चंगेज खां, चंगेज खां, हाँ चंगेज खां, ये आया 1221 में। एक बार ऐसे ही पूछा था क्रम, 1221 में। उसके बाद तैमूर लंग 1398 में, तैमूर लंग लंगड़ा था ना, 1398 में। उसके बाद बाबर शुरुआत करता है, बाबर का 1519 से शुरुआत कर देता है बाबर के बाद नादिर शाह 1739, नादिर शाह 1739 में। उसके बाद मोहम्मद शाह अब्दाली, इसके बारे में जानते ही होंगे, मोहम्मद शाह अब्दाली 1761, मोहम्मद शाह अब्दाली 1761, शाह अब्दाली 1761 वाले। इतने मुस्लिम आक्रांता आते भाई, सबका क्रम आपको हमने लिखवा दिया है। आक्रमण के समय आक्रमण के समय विजय प्राप्त की बात नहीं, वो नहीं, जैसे भारत में आक्रमण शुरू किया तब वो डेट हमने लिखा है। अब ये देखिए 712 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनकी तो 1025 वाले इंपॉर्टेंट है। और फिर ये तो बाबर वगैरह के बारे में आप जानते हैं, पानीपत की 1526 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1519 से ये लोग अटेम्प्ट प्रयास शुरू कर दिए थे भारत पर आक्रमण, इसीलिए हमने फर्स्ट डेट लिखा है। सियाबुद्दीन गोरी के बारे में देख लीजिए, बता दूं। लिख लीजिए सियाबुद्दीन मोइनुद्दीन, क्या लिख लिए थे ना? सर लिख लिया पूरा नाम, हाँ सिहाबुद्दीन, बोलना लिखे हैं, लिखे हो लिख लीजिए। सिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। इसके पहले वाले क्या करते थे? सब लूटपाट के चले जाते थे, अस्थायी नहीं की। तुर्क राज्य की स्थापना की। मोइनुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। गजनी और हेरात के मध्य स्थित, गजनी और हेरात के मध्य स्थित, गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटा पहाड़ी प्रदेश गौर, छोटा सा पहाड़ी प्रदेश गौर पहले महमूद गजनवी के कब्जे में था। छोटा सा पहाड़ी प्रदेश गौर
पहले महमूद गजनवी के कब्जे में था। गौर में संसवानी वंश सबसे प्रधान वंश था। गौर में संसवानी वंश सबसे प्रधान वंश था। संसवानी लिखें, पूछा गया सवाल है। संसवानी वंश इसका था, इसका यादवी वंश। संसवानी वंश, इसमें छोटे छोटे कई वंशों का नाम मिलता है, हम ज़्यादा न जाकर जो इनका वंश है। संसवानी वंश सबसे प्रधान वंश था। मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर अनेक आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। उसने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। 1175 के बाद पूछा गया था गोरी का प्रथम आक्रमण इसके विरुद्ध था मुल्तान पर सबसे पहले। मुल्तान को स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, जानते हैं ना। 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। साथ में लिखते चलिए। दूसरे आक्रमण के अंतर्गत गोरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। दूसरे आक्रमण के अंतर्गत गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था, यही पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था। 1177 में गुजरात पर आक्रमण किया, इसलिए यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंश का शासन था। यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंश का शासन, ये पूछा जाता था कि हराया था ना मूलाधिपति ने, हाँ शासन था। इसी वंश के भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, इसी का दो नाम मिलता है, भीम द्वितीय इसी किसी किताब में पाएंगे, या मूलराज द्वितीय। ये चालुक्यों में ये सोलंकी था। चालुक्यों में भी कई शाखा थी ना, सोलंकी वंश का। तो जब आपसे उसमें चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में ये मिलता है कि जब जो है मतलब मुस्लिमों का या तमाम विदेशी शक्तियों का भारत में जो है क्रूरता शुरू हुई, तो वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत में जाकर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 राजपूत शासकों का उदय होता है। पढ़े कहाँ? पढ़े नहीं पढ़े? जिसमें प्रतिहार थे, परमार थे, चौहान और चालुक्य। समझ रहे हैं? चालुक्यों में से ये चालुक्य सोलंकी भी कहे जाते हैं। ये कहानी प्राचीन इतिहास की बताएंगे, मौका मिलेगा। तो वशिष्ठ राज के हवन कुंड यज्ञ से ऐसी कहानी मिलती है पृथ्वीराज रासों में कि जो है उनके हवन कुंड से इन 4 शासक और अन्य अन्य जगहों पर इन्होंने शासन भी किया। तो लीजिए, मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लीजिएगा, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने, उसी का एक ही नाम है, कहीं ये मिलता कहीं मिलता है, हाँ, जो सोलंकी वंश का शासक था। इसी वंश के भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के समीप परास्त किया। कई बार हारता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हारती, ये बार बार जो है अटैक करता है। आबू पर्वत के समीप परास्त किया। संभवतः या मोहम्मद गोरी की प्रथम भारतीय पराजय थी। संभवतः या मोहम्मद गोरी की प्रथम भारतीय पराजय थी।
इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। भीम द्वितीय व्याध महाभारत कई बार पूछा गया है। संभवतः यह मोहम्मद गोरी की प्रथम भारतीय पराजय थी। इसके बाद 1179 और 86 के बीच, इसके बाद 1179 और 86, 1179 और 86 के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की।